तारीख 21 अप्रैल 1526। जगह पानीपत का मैदान। जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, हल्की धुंध छाई हुई है और मैदान कांप रहा है। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापों के बीच एक नए साम्राज्य का जन्म हो रहा था। ये वो पल था जब मध्य एशिया से आया एक योद्धा बाबर इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना के सामने अपनी छोटी सी फौज और तोपों की ताकत से हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला था। तो चलिए आज इसी शानदार साम्राज्य के उदय और फिर उसके पतन की पूरी कहानी को समझते हैं। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का इतिहास नहीं है, नहीं, ये उस साम्राज्य की कहानी है जिसने भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी नजर आती है। देखते हैं कैसे? तो हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी आसान नहीं थी, संघर्षों से भरी थी। ये एक ऐसे विजेता का सपना था जिसने कई हार के बाद आखिरकार हिंदुस्तान में अपनी सत्ता कायम की। तो बाबर ने साम्राज्य की नींव तो रख दी, पर सच कहूं तो शुरुआती साल बहुत ही डामाडोल थे। 1530 में बाबर की मौत हुई और गद्दी पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। लेकिन 10 साल के अंदर ही 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे बुरी तरह हराया। हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, पूरे 15 साल वो भटकता रहा। फिर कहीं जाकर 1555 में फारस की मदद से उसने दिल्ली पर वापस कब्जा तो कर लिया, पर तब तक मुगल सत्ता की जड़ें कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। हुमायूं की अचानक मौत के बाद मुगल इतिहास अपने सबसे सुनहरे दौर में दाखिल हुआ। एक ऐसा दौर जो भव्यता, कला और जबरदस्त प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। और इस सुनहरे दौर की नींव रखी थी अकबर ने। उसकी सबसे बड़ी ताकत सुलह कुल की नीति। इसका सीधा सा मतलब था सबसे शांति। अब यह सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही क्रांतिकारी राजनीतिक रणनीति थी। उस जमाने में जब सत्ता और धर्म एक हुआ करते थे, अकबर ने कहा कि शासक का कोई धर्म नहीं होता, उसकी प्रजा का होता है। और इसी एक सोच ने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों वाले इस विशाल देश को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। अकबर ने सिर्फ दिलों को ही नहीं जीता, बल्कि एक बहुत मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बनाया। जैसे उसने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। ये एक अनोखी व्यवस्था थी जिसमें पद योग्यता के आधार पर मिलते थे, न कि खानदान के नाम पर। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया और राजपूतों के साथ रणनीतिक रिश्ते बनाए। इन सब ने मिलकर साम्राज्य को एक जबरदस्त मजबूती दी। और ये जो कल्चरल ग्रोथ थी वो अकबर के बाद भी रुकी नहीं। जहांगीर के समय में पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची और शाहजहां का दौर, वो तो मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये इमारतें आज भी उस दौर की शानो शौकत की गवाही देती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर शिखर के बाद ढलान शुरू होती है। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत एक पारिवारिक लड़ाई से हुई। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं के बीच था। तारीख थी 17 मई 1658। सामूगढ़ का मैदान, और आमने सामने थे शाहजहां के दो बेटे, एक तरफ दारा शिकोह, दूसरी तरफ औरंगजेब। और इस एक लड़ाई के नतीजे ने मुगल साम्राज्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ दो भाइयों की या सल्तनत की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये असल में दो सोच, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ था दारा शिकोह, जो बिल्कुल अपने परदादा अकबर की तरह सुलह कुल यानी सबको साथ लेकर चलने की बात करता था। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, जो एक कठोर, कट्टर और परंपरावादी शासन चाहता था। तो जाहिर है, जब औरंगजेब जीता तो साम्राज्य एक बिल्कुल ही नए और कहीं ज्यादा सख्त रास्ते पर चल पड़ा। औरंगजेब के शासन में साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक तो पहुंचा, लेकिन ये विस्तार बहुत महंगा पड़ा। उसने जजिया कर फिर से लगा दिया, जिससे एक बड़ी आबादी खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। और दक्कन में मराठों के खिलाफ सालों तक जो लड़ाइयां चली, उन्होंने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। इसी दौरान मराठा, सिख और राजपूत जैसी ताकतें
लगातार मजबूत होती गई और साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगा। फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और उसके बाद साम्राज्य के बिखरने की प्रक्रिया और भी तेज हो गई। ये एक लंबे और दर्दनाक पतन की शुरुआत थी। इस पतन के कई कारण थे। पहला, औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए, जिन्हें लेटर मुगल्स कहते हैं, वो कमज़ोर साबित हुए। वो अक्सर दरबार के गुटों के हाथों की कठपुतली बने रहते थे। फिर साम्राज्य के अंदर ही मराठों और सिखों जैसे विद्रोह बढ़ने लगे, जो अब सिर्फ बगावत नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी अपनी सल्तनतें बना रहे थे। इसके बाद नादिर शाह जैसे विदेशी हमलावरों ने बची खुची ताकत भी खत्म कर दी और अंत में इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। साल 1739 में नादिर शाह के हमले ने तो जैसे मुगल सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उसने दिल्ली को बेरहमी से लूटा। कोहिनूर हीरा और शाहजहां का बनवाया मयूर सिंहासन, जो मुगल शान के प्रतीक थे, वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान से चले गए। और फिर अंतिम पर्दा गिरा 1857 के विद्रोह के बाद। अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और इसी के साथ लगभग 325 साल पुराने इस महान साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन क्या एक साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमारे चारों ओर जीवित है। आर्किटेक्चर में ताजमहल जैसी इमारतें आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने आने वाले शासन प्रणालियों की नींव रखी और शायद सबसे ज़रूरी बात, फारसी और भारतीय संस्कृतियों के मिलने से कला, भाषा और संगीत को एक ऐसी ऊंचाई मिली जिसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। मुगल साम्राज्य का इतिहास हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये बताता है कि कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। ये एक चेतावनी है जो याद दिलाती है कि चाहे कोई सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर उसके भीतर एकता और दूर की सोचने की क्षमता न हो तो उसका पतन निश्चित है। और शायद यही इस महान साम्राज्य की कहानी का सबसे बड़ा सच है।